गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरह से फ्रांस में एक के बाद कई घटनाएं घटी हैं अतीत से लेकर अब तक। कभी वहाँ के शिक्षक का जो है सर कलम कर दिया जाता, तो कभी दफ्तर पे सालू आब्दी जैसे पत्रकार को घुसकर गोली मार दिया जाता है। ऐसे तमाम तरह के जघन्य अपराध किए गए हैं वहाँ पे। और यह जो अपराध है पूरी तरह से एक इस्लाम को मानने वाले जैसे शख्स ने किया है। उनका कहना था कि आप इस्लाम के साथ इस तरह से अभद्रता से पेश नहीं आ सकते, उनका कार्टून नहीं बना सकते, उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस तरह से भारत जैसे देश में जब वो 800 साल तक भारत जैसे देश को तलवार के बल पर गुलाम बनाए रखें, यहाँ पे महिलाओं का शोषण किया गया, मजदूरों का शोषण किया गया, नरसंहार किया गया, हमारे धार्मिक प्रतीकों, चिन्हों, मूर्तियों, यहाँ के पुजारियों का नरसंहार किया गया, अपमानित किया गया। 800 साल तक हमारे पूरे तरह जो भी धार्मिक ग्रंथ थे सबको जला दिया गया। तो वो क्या था? आप नरसंहार की बात करते हैं। यदि कोई सच्चा इस्लाम को मानने वाला है तो कभी भी इस तरह के जघन्य अपराध नहीं करेगा, न ही बढ़ावा देगा, न इस बात का समर्थन करेगा। हर वो व्यक्ति आज आतंकवादी है जो ऐसे घिनौने कृत्यों को समर्थन देता है, ऐसे घिनौने कृत्यों को करने में अपनी बातें, अपना पक्ष रखता है उनको बचाने के लिए। वो सारे लोग आतंकवादी हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की जैसा देश किस प्रकार से अनाप शनाप जो है कि अपना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, मांग रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब वैश्विक मंचों के माध्यम से लोगों को आवश्यकता है समूह बनाया जाए, एक अलग ग्रुप बनाया जाए और पूरी शक्ति के साथ ऐसे देशों के ऊपर कार्रवाई किया जाए जो देश पूरी तरह से संरक्षण और पूरी तरह से कॉम्प्लेन बीटा दे रहे हैं। ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऐसे देशों को, ऐसे व्यक्ति विशेषों को, उन पे अब कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसके पास अधिकार है कि किस देश को मिलना चाहिए कर, किस देश को नहीं मिलना चाहिए, अब इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग सारे पैसे जो है कि उसी के ऊपर खर्च करते हैं। आप भूल गए हैं लादेन कहाँ छुपा बैठा था 10-11 साल से? पाकिस्तान के एबटाबाद में, जो 2011 में मारा गया। अब सोचिए वहीं से कुछ ही दूरी पे वहाँ की आर्मी का पूरी तरह से बेस था। ये कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जा रहा वहाँ की आर्मी के द्वारा, वहाँ की सरकार प्रशासन के द्वारा, वहाँ के नागरिकों के द्वारा। तो ऐसे लोगों का आप वैश्विक मंचों के माध्यम से बायकॉट करिए पूरी तरह से देश का। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बातों पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम नेताओं की ओर से भी इन्हें मिलाकर देखिए तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मुमिन संवाद का उदाहरण है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है, इसलिए अच्छा होगा कि सभी बातें सामने रखकर मूल्यांकन करें, क्योंकि कई बिंदुओं पर भारतीय स्थिति में भी ये बातें लागू है। मैक्रो की बातों मुख्य बात फ्रांस में अलगाववाद का मुकाबला करना है। अब देखिए फ्रांस जैसा देश किस तरह से पीड़ा में है, किस तरह से झेल रहा है कि जिन धर्मों को हमने फलने फूलने दिया, संरक्षण दिया, तमाम तरह के विशेष योजनाओं के माध्यम से उनके संरक्षण की बात की, उनके जीवन को सुधारा, उनके शिक्षा को सुधारा, उनके लिए एक अलग अधिकार की बात की, आज वही लोग हमारे देश में अलगाववाद विचारधारा की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे फ्रांस जैसे देश, इतने खूबसूरत देश को लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाए, अब समय आ गया है। उन्होंने इस्लामवाद का भी उल्लेख किया। मैक्रो के अनुसार इस्लाम एक विश्वव्यापी संकट का सामना कर रहा है, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक तत्वों के बीच तनाव प्रमुख है। उन्होंने फ्रांस में इस्लामिक व्यवहार को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने की ज़रूरत बताई। अब देखिए उनका कहने का मतलब है जो इस्लाम को लोग मानते हैं उसे मानिए, पर इसे विदेशी प्रभाव से मुक्त करिए। आप हमारे देश में रहते हैं और उससे पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कहता है, अब इटली के वहाँ तुर्की के मुसलमान क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान के मुसलमान क्या कहते हैं, सऊदी अरब के मुसलमान क्या कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि फ़लाने यहाँ शरियत चल रहा है, फ़लाने यहाँ कुरान चल रहा है, उनके माध्यम से सज़ा दी जाएगी। ज़रूरत ये है कि दोस्तों उस देश में
किस तरह से देश को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, संविधान में क्या क्या प्रारूप बनाए जा रहे हैं, उसको अमल में लाने की आवश्यकता है। अन्यथा ये ऐसे लोग हैं, कुछ लोग अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे और वही फिर संकट होगा जो आईएसआई के द्वारा पूरी तरह से इराक और सीरिया को तबाह कर दिया गया, वही हाल होगा। स्थानीय इमामों का बाहर प्रशिक्षण, फ्रांसीसी शिक्षा से दूरी, स्थानीय इस्लामी संस्थाओं को विदेशों से आने वाले धन आदि इसके उदाहरण है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह से भारत जैसा देश 800 साल तक इन्हीं इस्लाम के मानने वालों को, जिन्हें आप मुसलमान कहते हैं, इन्हीं के हाथों गुलाम था, और जिस तरह से हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों, हमारी धार्मिक किताबों का नरसंहार किया गया, यहाँ के साधुओं, यहाँ के धार्मिक गुरुओं का अपमान किया गया, हमारे धार्मिक विश्वविद्यालयों को तोड़ा गया, खंडित किया गया, तो ये कौन सा प्रतीक था? आज क्या है, थोड़ा सा कार्टून बना दिया, शार्ली एब्दो जैसे शख्स को घुसकर उसके दफ्तर में गोली मार दी गई, एक छोटी सी टीका टिप्पणी कर दी गई, तो एक शिक्षक का गला रेत दिया गया। ये है, ये सिखाता है इस्लाम। ऐसे यदि ये सारी बातें इस्लाम में है, कुरान में है, हदीस में है, तो ऐसे धर्म का मैं पूरी तरह से परित्याग करना चाहूँगा। और जीवन में कभी भी ऐसे लोगों, जो लोग ऐसी मानसिकता को तवज्जो देंगे, समर्थन देंगे, ऐसे लोग भी हमसे दूर ही रहें। यह सब फ्रांसीसी मुसलमानों को फ्रांस के राष्ट्रीय मूल्यों, सेकुलरिज्म और स्वतंत्रता से दूर करते हैं। इसलिए मैक्रो ने एक विवेकशील इस्लाम की ज़रूरत बताई। पेरिस में एक चेचेन मुस्लिम द्वारा शिक्षक सैमुअल पैटी के कत्ल के बाद मैक्रो ने फ्रांस के राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा पर और भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उग्रवादी लोग ऐसे काम करते हैं ताकि अधिक मुस्लिमों को अपनी ओर खींच सकें, जबकि सभी मुस्लिम उन कारनामों का समर्थन नहीं करते। इसके लिए उन्होंने इस्लामी अलगाववाद के विचार को दोषी बताया, जो फ्रांस में राष्ट्रीय व्यवस्था से अलग एक समानांतर व्यवस्था बनाना चाहता है। अब आप देख सकते हैं कि जिस देश ने मुस्लिमों के लिए अलग से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक मंच पर आ सकें, ठीक है, एक लाइन में आ सकें, फ्रांस के लोगों के साथ विकास कर सके। आज वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो मुस्लिम है वो एक समानांतर व्यवस्था की मांग कर रहा है। सोचिए, मैक्रो के शब्दों में हमारा संघर्ष मजहब के नाम पर पतन की ओर जाने के विरुद्ध है। हमें ऐसे लोगों को बचाना है जो मजहब में विश्वास के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रीय मूल्यों में भी निष्ठा रखते हैं। उन्होंने दोहराया कि फ्रांसीसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी विचार या व्यक्तित्व की आलोचना या कार्टून बनाना शामिल रहा है। अब यहाँ कहने का मतलब है कि आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं एक मर्यादा के अंदर रहकर। ऐसे में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी का गला रेत देंगे, किसी को गोली मार देंगे। यदि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता को आप प्रश्रय दे रहे हैं, ऐसी मानसिकता को आप जो है कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं, तो आप भी उन्हीं के लोगों की तरह है। आप लोगों से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जाएगी, और आवश्यकता आई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे रोकने के लिए घृणा, हिंसा और दूसरों का अपमान बंद होना चाहिए। ज्ञात हो कि हालिया वर्षों में फ्रांस के तमाम जिहादी हमलों में कई लोग मारे जा चुके हैं। पेरिस में शिक्षक के कत्ल के बाद 3 और लोग नीस शहर में मार दिए गए। फ्रांस के कई मुस्लिम नेताओं ने मैक्रो की चिंता का समर्थन किया, पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने बेहद हिंसक और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने मैक्रो को संबोधित करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अतीत के सहारों के कारण मुसलमानों को क्रोधित होने और लाखों लाख फ्रांसीसियों को मारने का अधिकार है। चूँकि आपने क्रोधित आदमी के कृत्य के लिए मुसलमानों के धर्म को दोषी ठहराया, इसलिए मुसलमानों को फ्रांसीसियों को दंड देने का अधिकार है। देखिए, इसलिए मुसलमानों को चूंकि आपने क्रोधित आदमी के कृत्य के लिए मुसलमानों के धर्म को दोषी ठहरा, इसलिए मुसलमानों को फ्रांसीसियों को दंड देने का अधिकार। यह निश्चित ही गलत आरोप है। मैक्रो ने वैसा कुछ नहीं कहा जैसा महातिर कह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जिस तरह से लोग एक दूसरे का घेरने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे का व्यक्तित्व को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। यदि आप किसी मुस्लिम व्यक्ति को उसके गलत कार्यों के लिए उसकी निंदा कर दें, तो लोग कहते हैं अरे इस्लाम की निंदा कर रहा है। इस्लाम की निंदा उसने नहीं किया है, उस व्यक्ति ने, जो मुसलमान था, वो खुद इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रहा है, वो इस्लाम को अपमानित कर रहा है।
आपके धर्म का चादर ओढ़ के जिस तरह से वो घिनौने कार्य कर रहा है, जिस तरह से अश्लीलता कर रहा है, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, जन नरसंहार कर रहा है, वो बस आपके धर्म की चादर ओढ़ के आपके संरक्षण में रहकर आप लोगों को बदनाम और दूषित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों से आप लोग बचें और दूर रहें। इस पर चुप्पी से ही कट्टर इस्लामी तत्व आम मुसलमानों को अपनी अलगाववादी योजनाओं में घसीट लेते हैं। मानो कानून का उल्लंघन कर शरीयत को सब पर थोपना, इसके लिए कत्ल और हमले करना आदि भी धर्म ही है। इस्लाम के धार्मिक पक्ष यानी नमाज, रोज़ा, हज, ईद, मस्जिद आदि से फ्रांसीसी राष्ट्र को कोई समस्या नहीं है। समस्या राजनीतिक इस्लाम से है, जो देश की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली को चुनौती देते हुए उस पर शरीयत लादना चाहता है। देखिए, यदि कोई राष्ट्र जो माइग्रेंट लोग हैं उनको वहाँ पे रहने के लिए घर दिया, रोज़गार दिया, पानी दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, पर आज यदि वहीं के लोगों के ऊपर यदि आप शरीयत लादना चाहते हैं तो ये तो गलत है। यह संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन पर कब्जे की योजना है, जिसमें विचार विमर्श, शिक्षा, खान पान, पोशाक, सामुदायिक व्यवहार आदि सब कुछ पर इस्लाम थोपने की मंशा। इसे खोलकर खारिज किए बिना कोई लोकतांत्रिक सेकुलर राज्य टिक नहीं सकता। महातिर का हिंसक बयान इसी का सबूत है कि उनके जैसे इस्लामी नेता हर कहीं इस्लामी राजनीति थोपने के लिए गलत बयानी और हिंसा का आह्वान करते रहते हैं, जबकि उनके सामने शासन वाले देशों में गैर मुस्लिमों की स्थिति दूसरे तीसरे दर्जे की रखी जाती है। लेकिन फ्रांस या भारत जैसे देशों पर दबाव बनाया जाता है कि वे दुनिया भर के इस्लामी नेताओं की दखल अंदाजी स्वीकार करें, वरना गालियाँ धमकियाँ सुने। या कोई धार्मिक व्यवहार नहीं बल्कि खुली राजनीतिक तानाशाही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब ये है, यहाँ के चाहे फ्रांस हो, चाहे भारत हो, या फिर अन्य नॉन मुस्लिम कंट्री के जो शासनाध्यक्ष हैं, जो मुस्लिम कंट्री, जो इस्लामिक देशों के जो बड़े बड़े मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो वो कहें, जो वो थोपना चाहें, वो अन्य देशों में जहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग हैं या शासनाध्यक्ष हैं, उस बात को इम्प्लीमेंट करें। तब जाके जो मुसलमान कहेंगे हाँ भाई ये जगह है रहने लायक। खुद मलेशिया में भारतीय चीनी मूल के नागरिकों के विरुद्ध वैधानिक रूप से भेदभाव होता है, जो अधिकांश हिंदू या बौद्ध हैं। वहाँ संविधान की धारा 153 की आड़ में मुसलमानों को स्थानीय कहकर विशेषाधिकार दिए गए हैं। सोचिए, क्योंकि मलेशिया में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो उनके विरोध की सीमा है। कुछ यही विशेषाधिकार यूरोपीय देशों में लेने का दबाव ही महातिर का आशय है। इसके लिए लाखों लाख फ्रांसीसियों को मार डालने का अधिकार जताना खुली धमकी है। क्या इसी से सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों की लाखों लाख फ्रांसीसियों को मारने का जो सार्वजनिक मंच सोशल मीडिया से लोग जो कह रहे हैं, वो कहाँ तक सही है। स्पष्ट नहीं कि राजनीतिक इस्लाम को धार्मिक इस्लाम से अलग करना और उस पर अंकुश कितना ज़रूरी है। जो मतवाद अपने राज्य में तो दूसरों को नीचा दर्ज देता ही है, दूसरों के राज्य वाले देशों में भी हिंसक दबाव बनाना अपना अधिकार समझता है। वो धर्म के लिफाफे में शुद्ध राजनीति है। महातिर कोई जिहादी नेता नहीं बल्कि विश्व के सबसे उम्र दराज मुस्लिम नेता हैं। उनकी बातें किसी भटके हुए उग्रवादी की नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैक्रो नहीं दिखा रहे हैं कि वह सभ्य हैं। वह इस्लाम और मुस्लिमों को उस अपमानजनक शिक्षक की हत्या का दोषी बताने में बड़े आदिम लगते हैं। मतलब वहाँ का जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, ये बात भी वो स्वीकार न करे। वहाँ के लोगों को दिलासा दिलाने के लिए, उनमें एक आशा जगाने के लिए कि इस बार अब कभी ऐसी हरकतें, इस तरह के जघन्य अपराध नहीं होंगे, तो क्या कहें, हाथ पे हाथ धर कर बैठें और किसी मुस्लिम नेता, एक बड़े नेता के वक्तव्य का वो इंतज़ार करें कि अब ये साहब ज़्यादा कुछ कहेंगे, उसके बाद जो मुस्लिम भाई हैं वो सुनेंगे। प्रश्न है कि क्या किसी भिन्न मत के व्यक्ति का गला काट देना बर्बर असभ्य काम नहीं है। फ्रांस को अपने संविधान और नैतिकता से चलने का वही अधिकार है जो मलेशिया को है। भारतीयों को इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि गत जनवरी में ही महातिर ने नागरिकता संशोधन कानून पर भारत की तीखी आलोचना की थी। तब वह प्रधानमंत्री पद पर थे, तब भी उन्होंने साफ तौर पर भड़काऊ बयानबाजी की थी। सोचिए, आप अन्य देश में हैं और हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, वहाँ से आप एक तरह से कंस्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम द्वंद्व फैलाने की आप बात कर रहे हैं। आपकी सोच तो वही थी ना।
विवेकशील मुसलमानों को धार्मिक इस्लाम से राजनीतिक इस्लाम को अलग कर उसे खारिज करना होगा, क्योंकि यही पूरी दुनिया में गैर मुसलमानों पर अपना दबदबा जमाने के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को उभारता है। जिहादी हिंसा का कारण भी कुछ नासमझ मुसलमान नहीं, बल्कि वह राजनीतिक मतवाद है जो उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। अतः इस मतवाद से लड़ना ही होगा। ये कोई सैन्य युद्ध नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई है। इससे बचना आत्मघाती होगा। नमस्कार, धन्यवाद।